रफी साहब, उसे रुमाल नहीं स्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट। वैसे पेशे से कमाते हैं, आजकल बेरोजगार हैं। कमाल है। अब रुमाल और स्कर्ट में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, बस इतना कि एक पोंछने के काम आता है और एक पहनने के। लंबाई चौड़ाई तो दोनों की बराबर ही दिख रही है। रवि साहब, आपको कितने साल हो गए मेरे बगल के कमरे में रहते हुए? जी मैं एक बार गलती करके भूल जाता हूँ। जी मैं बताता हूँ, 1 साल होने को आए। आपको ये भी नहीं पता कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। सुबह सुबह ऐसे ही मेरी तबीयत नासाज लग रही थी। एक मिनट, अभी आया। रवि साहब अपने मासूका से मिलने गए हैं। आजकल के प्यार मुझे प्यार कम और कब्ज की बीमारी ज्यादा लगती है। रात को अगर मासूका का फोन आ गया हो तो बेबी आई मिस यू, आई लव यू। और अगर गलती से लड़की कमरे में आ जाए तो ऐसी ऐसी आवाजें आती है मानो दोनों को कब्ज। देखिएगा, जैसे ही रवि साहब दाखिल होंगे उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होगी जैसे पेट साफ करके आए। नेहा ने मुझे मिठाई का डब्बा दिया। आज राखी है। एक साल से इनकी ऐसी बेतुकी बातें सुने जा रहा हूँ। दिन भर अपनी ये पेटी पकड़ के पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते रहते। बात क्या पकड़ा? रवि साहब सांप पकड़ी है? नहीं आप पकड़िए। सांप पकड़ना मुर्गी पकड़ने से मुश्किल काम है। सांप रफी साहब, साथ छूट गई लगता है। छूट कर जाएगी कहाँ? सरगम और कवाल में मियां बीवी जैसा रिश्ता होता है रवि साहब। एक बार सरगम रूठ जाए तो मनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रवि साहब, एक बात बतानी थी आपको। जी कहिए। सुनिए जरा गौर फरमाइए। कुछ दिनों में मैं मरने वाला। क्या बकवास करते रहते आप? बकवास नहीं है रवि साहब। अब कुछ दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और हर सपने में मेरी मौत हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हर सपने में मेरी मौत कुछ अजीब अजीब तरीके से होती है। कभी पहाड़ी से गिर जाने से, तो कभी गाड़ी के नीचे आ जाने से, कभी सुर लगाते वक्त सांस अटकने से, और कभी कभी तो रवि साहब आप भी मुझे मार देते हैं। इसकी संभावना सबसे अधिक है। वैसे आप मुझे क्यों मारते हैं आपको पता भी है? आपकी बेतुकी बातों से यह इस सरगम से परेशान हो गया होगा। जी नहीं, आपकी नेहा आपको छोड़कर मेरे पास आ जाती है। देखिए अभी तो ये सिर्फ सपनों में हो सकता है। इसके वैसे मेरी कोई तमन्ना नहीं है कि वो सपने पर कौन काबू कर सकता है। वैसे मेरे सपने बड़े जल्दी सच हो जाते हैं रवि साहब। मसला ये था, मैंने देखा कि
में मैं पैदा होने वाला हूँ, अगले दिन पैदा हो गया। एक रात देखा कि चारों ओर लोग बैठे तालियां तालियां बजा रहे। अगले दिन उस्ताद ने कव्वाली ग्रुप में ले लिया। बकरे को हलाल होते देखा तो निकाह हो गया। अम्मी को अकेले देखा तो अब्बू चल बसे और खुद को अकेले देखा तो अम्मी चल बसे। इसका मतलब ये है रवि साहब कि आपके साथ है। अरे आपने यहाँ की पढ़ी है। भगवान जानता है, खुदा भी जानता है कि हम ऐसी लड़कियों को घास नहीं डालते। इसका मतलब ये है रवि साहब कि मैं मरने वाला। क्या बकबक करते रहते हैं आप सुबह सुबह? अगर मौत आनी है तो मेरे मैयत का अच्छे से इंतजाम किया जाए। अगर मरना ही है तो अपनी मर्जी की मौत मरे, दूसरी की मर्जी की मौत क्यों मरे? हाँ तो आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। खुदकुशी नहीं रवि साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी मैयत ऐसी हो जैसे किसी की ना हुई। आपको अंदाजा है कितने लोग आएंगे मेरे मैयत में? अरे मैं इतना मशहूर था कि मेरे बीवी के इंतकाल के वक्त ट्रक भर भर कर लोग आए। अरे इधर बरामदे में आइए। अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए साहब नमस्ते। क्या दाढ़ी शाड़ी बनाया जा रहा है? जी बस अब सप्ताह में एक बार। बढ़िया है बढ़िया। बताइए इस चीज को क्या याद किया? देखिए बहुत जरूरी काम है, तो मुझे कोट सिलवाना है। अच्छा। सिल्क की मखमली होनी चाहिए और मेरी पर्सनालिटी से मेल खाता हुआ। वो कैसे मिलेगा? और अंग्रेजी स्टाइल का हो तो मजा। अब फिर आप ले लेते हो। जाने से पहले कहीं घूमने का इरादा है क्या रवि साहब? नहीं बदखुदा, अब मैयत में इतने सारे लोग आएंगे, कुछ तो ढंग के कपड़े पहनूंगा। और ऊपर से वो भी तो इंतजार कर रही होंगी। जी वो कौन? बेगम। तो बेगम भी तो इंतजार कर रही हूँ। इस बटे हार में जाऊंगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसकी मैयत में जाने का इंतजाम हो रहा है। जी अपने आप भी जरूर आइएगा। खाना पीना नाच गाना सबका इंतजाम है। रवि साहब मैयत के दिन मेरे चेहरे पर फेयर एंड लवली लगा दीजिए। आप नाप दीजिए। मैयत के बाद चेहरे पर फेयर एंड लवली लगा दीजिएगा। सर पर नारियल तेल और इत्र सिर्फ लखनवी लगाइएगा, बाकी इत्र से मुझे खुशी हो। कुछ ऐसा इंतजाम कीजिएगा रवि साहब कि जब मैयत घर से कब्रिस्तान की ओर निकले तो हर आदमी एक बार मुड़ कर जरूर मेरी लाश की ओर देखे। क्यों फिजूल पैसा खर्च कर रहे हैं रवि साहब? बड़े लोग बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छी बड़े लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं। कोई बेसुरा कमाल नहीं। कव्वालों के बारे में आप बहुत गलतफहमी रखते हैं। अरे वो तो अभी जाकर कव्वालों की इज्जत नहीं रही, वरना पहले एम्बेसडरों और थिएटरों की लाइन लगी रहती थी घर के बाहर, और खासकर मोहम्मद रफी के घर के बाहर क्या माहौल होता था। कई शागिर्द थे मेरे। उस हारमोनियम की आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ती खुद ब खुद लफ्ज निकलने लगते थे। दीवान के नजरों को जहां देख रहा है, दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी।
और वक्त रहते कुछ पैसे बैंक में भी डालते। आज कुल रकम 20,000 के आसपास हो गई। जी 20,000? फिर भी आप इतनी गरीबी में क्यों रहते? अब काम आ गया ना बरखुदा, अब उन्हीं पैसों से मेरे मैयत का सारा इंतजाम हो जाएगा। सोच रहा हूँ किसी एक आदमी को खोजूं जिसको सारी जिम्मेदारियां डाल। अब कौन इस बुढ़ापे में ये सब करेगा? जो बच जाए वो रख ले, अब मेरा तो कुछ है नहीं। आपको किस तरह के आदमी की तलाश है रफी साहब? जो नालायक ना हो, बड़ों की इज्जत करनी जानता हो, मौशिकी के बारे में कुछ तो जानता हो, और लड़की वड़की का चक्कर ना। में आपको ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा रफी जी? रफी जी जी फर्स्ट क्लास से एमए करके भी मैं बेरोजगार ही बैठा हूँ और हाल फिलहाल मुझे काम मिलने के भी कोई आसार नहीं लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपके मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूं। जी मेरे कहने का मतलब है कि आपकी मौत हसीन हो इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत। इजाजत? एक तो आप नालायक है, बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती है, मौशिकी से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है आपका, और लड़की का भी चक्कर। और अब मैं कहाँ किसी को खोजना दूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, पहला कि आपको सरगम सीखना पड़ेगा। जी मुझे तो इसका बचपन से ही शौक था। सुबह 7 बजे दिया। जी 7 बजे? जी 7 बजे तो कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा कि आप अपने मासूका से बिल्कुल नहीं मिल सकते। नेहा ने आपकी मौत से क्या ताल्लुक? देखिए आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो बहुत खड़े हैं कतार। जी ठीक है, अब वैसे भी रफी साहब दूरी बढ़ने से आपस में प्यार बढ़ जाता है, तो नेहा से तो मैं अलग रहने को तैयार हूँ। और तीसरा ये नहीं चलेगी, इसको बदलिए, ये छोटी छोटी बड़ी गंदी दिखती है। अजी रफी साहब मैं भी सोचा था आजकल वैसे भी इनका फैशन तो है नहीं, आजकल तो इनका फैशन है। और रफी साहब इसमें हवा भी अच्छे से पास होती है। और चौथी कि आपको मेरे हर खेल में मेरा साथ देना पड़ेगा। अब इस बुढ़ापे में कौन सा खेल खेलेंगे रफी साहब? हाँ या ना जवाब दीजिए। मंजूर है, पर हर खेल में हारेंगे तो आपकी। अगर आपने गलती की तो सजा भी मिलेगी। सजा? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो आपको सारी शर्तें मंजूर हैं? जी मंजूर है, मैं तो आज से इन्हें पहनना चालू कर देता हूँ। रफी साहब इनका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रफी साहब सामान लेते हैं, आप अपना खरीद लीजिएगा। रफी साहब बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल से रफी साहब पिछले 10 साल से आप पहन रहे थे ना, इसलिए पड़ गई है। बड़ा मुश्किल खेल है। आप बोले खेले? चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा उड़, चीता उड़। अब सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सजा? तू प्राइम मिनिस्टर फंड ₹1000 ओनली। अब आपके पास 19,000 बचे हैं सिर्फ। ये बहुत छोटी गलती है। नहीं अब गलती किया तो सजा दे। चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा तो उड़ा ही नहीं था। मदर टेरेसा। साहब ये जो है नहीं ज्यादा अच्छी लगती है। आप भी छोटी छोटी गलती पे ध्यान
मैं कमरा बदल रहा हूँ। अब मौत के बाद यही मेरा कमरा और यही मेरा महल। कमाल है, आपका महल तो बड़ा आलीशान है। जी थैंक यू। वैसे लेग स्पेस थोड़ा कम है और साइड की दीवारें थोड़ी नरम और मखमली होती तो मजा आता। अभी चुप रही। देखिए जग्गू के पान जरूर डाल दीजिएगा। अब तो वो ऊपर मिलने से रहे। रजाई, चादर, तकिया और हाँ ये मेरे कच्छे जरूर डाल दीजिएगा। तो ये सब सब आप ठहरे मुसलमान, मातम में इतना धूमधाम आपको शोभा नहीं देता। अब मैं मरूं कि कौम और मजहब के बारे में सोचूं रवि साहब। आपको पता जो दिन भर अल्लाह अल्लाह करते हैं वो जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। दिन भर अल्लाह अल्लाह करोगे तो कभी तो अल्लाह सुन लेगा। रवि साहब मैं सोच रहा था कि कुछ इस तरह से। जी इस तरह क्यों? क्या अभी इधर आइए। अब देखिए जैसे ही ताबूत ऊपर पहुंचेगा ताबूत का दरवाजा खुलेगा, जो भी सामने होगा उससे हाथ मिलाकर हाउ आर यू, हाउ डू यू डू करके दोस्ती बढ़ाई जाएगी। चेहरे पर ऐसी हंसी रहेगी कि जन्नत की हुर्रे फिदा हो जाएं। कुछ ऐसी देखिएगा, गौर फरमाइएगा। हाँ जी जी फरमा रहा है ना? जी जी। हाँ देखिए आप ही कुछ बताइए। जी बड़ा आसान है। देखिए पहले अपनी गर्दन को एक तरफ झुका लीजिए, फिर उसी तरफ अपनी मुस्कुराहट झुकाइए, एक हाथ से अपनी मुस्कुराहट का सहारा दीजिए। आपसे दरख्वास्त थी। आप फरमाइए। जी आज नेहा का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू नेहा। चलिए आपके तरफ से भी मैं बता देता हूँ। जी अगर आज के दिन तो नेहा से बात करने की इजाजत नहीं रहती तो क्या कर लेते? किसी को बताने की हिम्मत तो है नहीं कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चले हैं बर्थडे में। हमारे जमाने में इश्क किया करते थे, हमने भी किया, सीना चौड़ा करके चलते थे। हाँ भाई किया है इश्क। क्या ऐसे क्यों भूल रहा है? आपने कभी बताया नहीं कि आपने भी हमारा रिश्ता बहुत पाक था, निकाह से पहले हमने से छुआ भी नहीं। ये तो बताइए आप कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले और कब आए, क्यों कहा? ये सब आपको बताने में दिलचस्पी नहीं रखता। रफी साहब ये तो बता सकते हैं आप इसमें। चलिए अपना काम कीजिए। दिन भर काम अपना सीना चौड़ा करके चला करते थे। रफी साहब जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। ऐसी कोई बात नहीं। अरे छोड़िए, आप जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे आपकी बात नहीं सुनी, अपनी कहानी अपने पास रखिए, मुझे नहीं सुनना। उसे नाचने का बड़ा शौक था। कहती थी बच गई मीना कुमारी, नहीं तो उसमें अदाएं किसी हीरोइन से कम नहीं। मैं कहता इस गुरूर में मत रहिए, लेकिन मुझे पता था कि वो सच ही कह रही। तो वो नाचती थी, तब तो आपकी और उनकी बहुत बनती होगी। आप उनसे मिले कैसे ये बताइए। उस्ताद की स्कूटर की वजह से। स्कूटर? एक बार उस्ताद रक्स के कार्यक्रम में बाहर जा रहे थे। जी रक्स मतलब डांस ना, तो उन्होंने हाथ तो कर दी, पर ऐन मौके पर स्कूटर हो गया और वो पहुंच नहीं पाया। फिर क्यों? फिर क्या, कार गिरी उनकी शादी को। और उनमें से एक मैच हमने बिना उस्ताद के कार्यक्रम करने से बिल्कुल मना कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? अरे कमाल है, कोई शागिर्द उस्ताद की जगह ले सकता है? हमने कहा देखिए हम तो उस्ताद की जगह नहीं ले पाएंगे। अब नोक झोंक चल ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आती। आपके उस्ताद की? डांसर की जिसका प्रोग्राम। आपसे एक गुजारिश है, देखिए ये मेरा पहला कार्यक्रम है और अगर ये सफल नहीं हुआ तो अब्बू कभी इजाजत नहीं दे। और वो बोलते, मैं उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा और न जाने मुझे क्या होगा कि मैं बोल रहा आपकी अब्बू की तो बात जी। उसकी जुबान से यही निकला और टेढ़ी सी शब्द बनाकर मुझे देखने लगे। जी मेरा मतलब था कि मैं तराना गाने को तैयार हूँ। ऑर्गेनाइजरों ने फट से अनाउंसमेंट किया, क्या प्रोग्राम।
तबले और घुंघरू के एक ही ताल और एक लय। मेरे पर ऐसी होना कि आपको अदाकारी में खो गए। सवाल जवाब तबले से एक सवाल, घुंघरू से इसका जवाब। सवाल वाह, सवाल वाह। और फिर वक्त आया तराने, और उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं गा नहीं पाया, जुबान जैसी चिपक सी गई। मतलब महान संगीतकार, महान कव्वाल, सुनोगे बादशाह मोहम्मद रफी रशीद अहमद खान गा नहीं पाए। नूर को देखते देखते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं सब कुछ भूल गया। नूर अच्छा नाम है। अब फिर तो आप तो बहुत कव्वाली होंगी। वो तो मुझे देखते ही चप्पल ढूंढने लगती। हमने कई बार माफी मांगी, कहा देखिए वैसे गलती तो आपकी है लेकिन मैं माफी मांगने को तैयार। आप इतनी खूबसूरत हैं, कव्वाल की आवाज तो छोड़ी, जिंदा मुर्दा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए आपको। फिर आपको माफी मिली कैसे? 50 बार माफी मांगने के बाद, और एक बार हमने अपने इश्क का इजहार। नूर अस्फाक बोली, देखिए अगर आपको मुझसे हाँ बुलवाना है तो भरी महफिल के सामने अपने इरादों का इजहार करना पड़ेगा। और सही क्या आपके साथ? कौन सा मैं पीछे रहने वाला था? मैंने अगले महफिल पे ही माइक पे बोला, खवातीनो हजरात, ये कवाल आपसे कुछ लम्हे उधार मांगता है। ये कवाल इश्क में है, मोहब्बत में है, और वो खुशकिस्मत लड़की और कोई नहीं, नूर अस्फाक है। अरे फिर क्या हुआ? नूर के अब्बू ने नूर और मेरे निकाह के लिए मना कर दिया। क्यों? अरे मैं कवाल, कहाँ मुझसे निकाह? लेकिन मुझे पता था कि नूर के दिल में हम ही हम हैं और हमारे दिल में नूर। ईद की रात मुकर्रर की गई, उस्ताद की स्कूटर उठाई और अपनी और नूर की फितरत, और आप पहुंचे इस शहर। और फिर शुरू हुआ सिलसिला, नोक झोंक का सिलसिला, मनाने का सिलसिला, छोटी छोटी शरारतों का सिलसिला, और नूर के अजीबोगरीब खेलों का सिलसिला। अरे दरअसल नूर मुझसे उम्र में काफी छोटी थी, धीरे धीरे बढ़ती तो गई लेकिन उसका बचपना नहीं गया, और साथ साथ उसने मेरे बचपने को भी जिंदा कर दिया। कई खेल खेलते, लुक्का छुपी, आंख मिचौली, लेकिन उसका सबसे प्रिय खेल था अरे आ रहे हैं आप सुनाइए। उसका सबसे पसंदीदा खेल था विष अमृत। अरे विष अमृत? बताइए, पता नहीं कहां से सीख कर आई थी, सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके विष अमृत खरीदी रहा। और शाम को जब हम घर वापस आते तो कहते चलिए विष अमृत का वक्त हो गया। हाँ तो क्या कहते हैं रफी साहब इस बारे में? हो जाए तो हाथ। अजी नहीं विष अमृत। अरे पागल, आप भी। मैंने कहा था ना रफी साहब, अब आप बूढ़े हो गए, हर खेल में आप ही हारेंगे मुझसे। तो बताइए कैसी रही? देखा तो बूढ़ा हो गया, अब वो बात नहीं रही मुझे। चलिए आके अमृत दे दीजिए, मुझे ढेर सारा काम है। देखिए वहां बैठकर हंसिए मत। और वो मेरी हालत पर हंसती जाती, लेकिन हम भी पक्के खिलाड़ी की तरह अपनी जगह से नहीं हिलते। आपकी कव्वाली का क्या हुआ? शहर में आकर पता चला कि कव्वालों की कितनी इज्जत है। शहर के कोने कोने से मेरे कव्वाली की फरमाइशें आने लगी, और जब रफी कव्वाल का नाम मशहूर हो गया तो शहर के बाहर जाता तो नूर बड़ी अकेली मायूस हो जाती, कहती एक दिन आपकी ये कव्वाली ना मेरी जान ले लेगी। न जाने क्यों धीरे धीरे नूर की तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक दफा शहर के बाहर बैठा ही हुआ था कि किसी ने आकर मेरे कान में कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है रफी साहब। मैं तुरंत महफिल छोड़ के लिए घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो देखा बेगम फर्श पर लेटी हुई है, उनकी आंखें बंद हैं और घर में डॉक्टर भी मौजूद। डॉक्टरों ने मुझे कुछ कहा और घर में मौजूद सारे लोग रोने लगे। देखिए गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांगता हूं। अब ये क्या बचपना है, ये कौन सा नया खेल? देखिए अगर आप आज नहीं बोली तो मैं खफा हो जाऊंगा।
आपसे कभी बात नहीं करूंगा। नूर, नूर कुछ तो बोलिए ना। ये नूर है कि बोलती ही नहीं है? नूर, नूर, विषमृत, हम सब विषमृत खेल रहे हैं। आप विषमृत खेले, ये लीजिए अमृत। चलिए अब उठिए, चलिए उठिए, मैंने आपको अमृत दे दिया। अब तो उठ जाइए बेगम, अब तो उठ जाइए। कि मैं कभी कव्वाली नहीं गाऊंगा। आपकी कसम, आपको छोड़कर कभी बाहर नहीं जाऊंगा। एक बार आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। 10 साल पहले घर छोड़कर निकला था। घर से तो इस जोश में निकला था कि दुनिया जीत लूंगा, माँ बाप की सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। बस इतना ही कमा पाया कि 2 वक्त की रोटी और एक कमरा दे सके। कुछ दिन पहले गांव से लोग आए थे। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मेरी माँ बेटे की वापसी की आस में चल बसी। क्या मुंह लेकर पिताजी के पास जाऊं? कैसे कहूंगा कि उनका बेटा कितना शर्मिंदा है, वो जिंदगी से हार चुका है। लेकिन आपको जाना चाहिए था रवि साहब, आपके पिताजी को आपकी जरूरत थी। कैसे जाऊं? उनके सामने तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। कैसे कहूंगा कि मैं कितना शर्मिंदा हूं? रवि साहब एक खेल खेलते हैं, आप घर वापस जाइए और ये बरामदा आपका घर है। मैं आपके पिता का पिता बनता हूं। और आपने कहा ना कि आपके लफ्ज नहीं निकलेंगे उनके सामने, तो इस खेल में हम लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही आप और ना ही मैं। देखिए, आपने कहा था, आपने वादा किया था कि आप मेरे हर खेल में मेरा साथ निभाएंगे। चलिए आप वहां जाइए और मैं यहाँ आपका पिता बनकर आपका इंतजार करता हूं।
रवि साहब, मेरे दिमाग में एक ख्याल है। मैं चाहता हूं कि मेरे मैयत का आकर कोई रोए नहीं, हंसे, लोटपोट हो गए, बेखौफ हंसे, बिना किसी डर के हंसे। बिल्कुल हो सकता, अब इधर आइए, जल्दी आइए। मानिए, इस ताबूत के नीचे महासंगीतकार रफी रशीद अहमद लेटे हुए, उनके चेहरे पर हवस बिल्कुल दिख रहा है। जग्गू के पान ऐसे रखे हुए जैसे ताबूत नहीं कोई पान की दुकान हो। और ये दाढ़ी देखिए, ये दाढ़ी का वो चिड़िया के घोंसले जा रहे हैं। और ये बाल ऐसे सवार रखा है जैसे कोई हीरोइन हो। और कोट में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी गुसल खाने की ओर पड़े। रफी साहब का सपना पूरा हो गया। कल रात रफी साहब का इंतकाल हो गया। डॉक्टर ने उनकी मौत का कुछ कारण बताया तो था, मैंने सुना ही नहीं। वैसे मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि मैं दुखी हूं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। रफी साहब की मैयत का इंतजाम मैंने बहुत अच्छे से किया। ताबूत को बिल्कुल स्पेसियस, साइड की दीवारों को मखमली, तकिया, रजाई, चादर के साथ साथ जग्गू के पान और उनके कच्चे भी डाल दिए, ताकि लोग उनकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाने तक देखें। इसलिए अब्रार बैंड को बुलाया गया, जो सिर्फ रफी साहब की कव्वाली बजाएगा। अब कोई भी इंसान अगर मैयत के साथ बैंड बाजा देखेगा और वो बैंड बाजे वाला भी अगर कव्वाली बजा रहा, तो 2 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के तो जरूर देखेगा। और वो 20,000 रुपए, मुझे पहले से ही पता था कि इनके पास एक नया पैसा नहीं है। वो तो लोग इन पे दर्द खाकर काम करने को तैयार हो गए। बैंक में रफी रशीद अहमद नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। रफी साहब की एक ख्वाहिश थी ना कि उनकी मैयत में आकर लोग हंसे। अब लोग तो आए नहीं, तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर ये पैम्फलेट छपा दिए। इनमें लिखा है, मैं मोहम्मद रफी रशीद अहमद खान मर चुका हूं। अगर आप अपनी बीवी से परेशान, काम से हैरान और शहर की भीड़ में अनजान और इन सब में खोकर भूल चुके हैं अपनी हंसी की उड़ान, तो मेरा मालिक, बंधु, मेरे दोस्त ये कमाल आपको देता है एक ऐसा चांस, एक ऐसा पल जहां आकर आप बेखौफ बेहिचक हंस सकते हैं, आगे लगा कर हंस सकते हैं। इससे मेरी रूह को सुकून मिलेगा। आपका स्वर्गीय मोहम्मद रफी। एंड प्लीज नोट, रोना मना है। रफी साहब अपने गांव में इतना मशहूर थे कि आज उनकी मैयत में मैं अकेला बैठा हूं। अब मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए कम से कम 4 लोग तो चाहिए, इसलिए मैंने 3 मजदूर बुलवाए हैं। पानी नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं गांव में था। मेरे पिताजी, कुछ दिन पहले मैं गांव गया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रफी साहब ने कहा था। मजदूरों, क्या हो गया? तो जैसा संत रफी रशीद अहमद खान ने कहा है, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जिंदगी भर अपनी जिंदगी को कोसते रहो, और दूसरा ये कि ऐसे जियो कि तुम्हें देखकर लोग अपनी जिंदगी कोसने लगे। अगर दूसरा चुना तो ठीक, और अगर पहला चुना तो जिंदगी भर एक ही शब्द लड़ते रह जाओगे, काश। जिंदगी ऐसे जियो दोस्तों कि कभी
काश ना कहना पड़े तो